हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर आज का हमारा टॉपिक है गाइस स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, है ना, यानी कि शुक्राणु की संरचना। तो फिर ये जो है क्लास 12th में आता ही आता है, 2020 में भी आया था, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो फिर मेरे अकॉर्डिंग तो जो है ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर बिना स्किप किए वीडियो पे बनी रही है ना, क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हो फिर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता, फिर बाद में प्रॉब्लम जाता है। तो फिर चलिए देख लेते हैं, ये जो है शुक्राणु की संरचना है ना। आप लोग जो है इस प्रकार से इसका डायग्राम बना सकते हैं, नीचे में लिख सकते हैं चित्र परिपक्व शुक्राणु की संरचना। ठीक है, अब चलिए गाइस इसको जो है अच्छे से समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू, फिर जो है नोट्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो फिर मेरा आवाज़ थोड़ा सा जो है आप लोगों को क्लियर नहीं आ रहा होगा, है ना। तो फिर चलिए पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं, उसके बाद जो है नोट्स की ओर बढ़ते हैं। तो फिर ये रहा गाइस स्पर्म, है ना। स्पर्म का स्ट्रक्चर आप लोग डायग्राम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं एक एक समझाता हूँ। ठीक है, जो शुक्राणु होता है गाइस, ये जो है वो सूक्ष्म होता है, जल होता है, पतला होता है, लगभग 5 म्यू लंबी रचना है। ठीक है गाइस, क्या बोल रहा है, ये जो है सूक्ष्म होता है, एकदम सूक्ष्म होता है ना, यानी कि इसको माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। और चल होता है, चल यानी कि आप लोगों को पता ही होगा, ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। ठीक है गाइस, लेकिन इसके लिए जो है एक विशेष प्रकार की वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। ये जो है बहुत ही पतला होता है और 5 म्यू तक लंबा होता है। ठीक है गाइस, और सभी प्राणियों का जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है ना, सभी प्राणियों के जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो लगभग एक समान ही होता है। ठीक है गाइस, जैसे कि हम कुत्ते का भी कहे देखें तो फिर उसका भी स्ट्रक्चर जो है इसके समान ही रहेगा, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता ही रहेगा। ठीक है गाइस, तो फिर जो स्पर्म होता है ये जो है 3 भागों में बटा होता है। सर, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका सर है। ठीक है गाइस, यानी कि हेड है। यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है मध्य भाग कहलाता है, और इसके पीछे का भाग जो है वो पूंछ कहलाता है, जो कि टेल मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है गाइस, तो फिर चलिए सबसे पहले जो है सर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फिर हम जो है यहाँ पर सर देखते हैं ना, इसका यहाँ तक का भाग जो है सर है। हम जो है मेन पार्ट ही देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या फिर आप अगर आप एग्ज़ाम में है तो फिर आप लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर यहाँ पर जो है सर में जो है एक्रोसोम नामक रचना पाई जाती है, जो कि गाल्जी काय का बना होता है। ठीक है गाइस, अब स्खलन के बाद जो है शुक्राणु जो है वो अंडाणु को भेदता है ना, अंडाणु को भेदता है यानी कि निषेचित करता है उसको। तो फिर ये जो गोल्जी काय वाला जो एक्रोसोम है ये जो है अहम भूमिका निभाता है। ठीक है गाइस, यानी कि भेदन में जो है सहायता करता है। ये जो एक्रोसोम है वो अंडाणु को भेदने में जो है सहायता करता है। ठीक है, और इसके बाकी पार्ट यानी कि जो सर का बाकी पार्ट है वो जो है न्यूक्लियस को ढके रहता है। देख सकते हैं चारों तरफ से कवर किया हुआ है न्यूक्लियस को। ठीक है गाइस, तो फिर आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद जो है और इसके चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ जो है कोशिका द्रव्य जो है भरा रहता है। ठीक है गाइस, चलिए अब आते हैं मध्य भाग में। अब यहाँ पर देखिए ये मध्य भाग है ना, मध्य भाग में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। जब ये शुक्राणु जो है अंडाणु को भेदता है ना, तो फिर भेदने के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना गाइस, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है उस ऊर्जा की पूर्ति करता है। आप लोगों को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा का घर कहा जाता है ना। तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जब ये जो अंडाणु का जो एक्रोसोम है, जो अंडाणु को स्पर्म का जो ये एक्रोसोम है ना, जब अंडाणु को भेदता है तो फिर उसके लिए जो है ऊर्जा जो खर्च होता है उसको जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है पूरा करता है। ठीक है गाइस, ये जो है मिडिल पीस यानी कि मध्य भाग है। ठीक है गाइस, अब चलिए देखते हैं पूंछ का जो है कुछ काम नहीं होता है, जैसे कि प्रचलन में बस सहायता करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, है ना, पूंछ को जो है ऐसे ऐसे करता है जिसकी वजह से ये तैरता है। ठीक है गाइस, अब चलिए फाइनली हम नोट्स की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। शुक्राणु सूक्ष्म जल पतला लगभग 5 म्यू लंबी रचना है। ठीक है गाइस, जो कि मैंने अभी बताया। एक परिपक्व स्तनी के शुक्राणु में जो है 3 भाग पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, शुक्राणु में जो है 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला है सिर यानी कि हेड। यह शुक्राणु का अग्रभाग होता है, सबसे सामने का भाग होता है करके बोल रहा है। ठीक है, जो तैरने के लिए अनुकूल रचना वाला होता है। तैरने के लिए अनुकूल मतलब जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे कि नाव अगर आप लोग देखे होंगे तो फिर उसको जो है पतवार जो रहता है ना, वो जो है ऐसे चौड़ा होता है ना गाइस, ऐसे रहता है। तो फिर उसी की तरह जो है इसका भी स्ट्रक्चर है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए पतवार के समान ही है ना, तो फिर तैरने में जो है सहायता करता है। ठीक है गाइस,
तैरने के लिए अनुकूल होता है। अब चलिए देखते हैं, सिर के अगले भाग में एक्रोसोम नामक रचना पाई जाती है। ठीक है गाइस, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। एक्रोसोम नामक रचना पाई जाती है जो गोल्गी काय की बनी होती है। यह शुक्राणु को अंडाणुभेदन में सहायता करता है। ठीक है गाइस, जो अंडाणु होता है उसको जो है निषेचित करता है। जब ये है ना, निषेचित तब करेगा जब अंडाणु को जो है भेद कर उसमें प्रवेश करेगा, तो फिर ये जो है वही काम करता है जो एक्रोसोम है वो। अब सिर का शेष भाग केवल केंद्रक को घेरे रहता है। देखे होंगे आप लोग, जो है न्यूक्लियस के बीच में होता है और राइट साइड जो है सर का पूरा भाग होता है। ठीक है गाइस, तथा केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य की पतली स्तर पाई जाती है। ठीक है गाइस, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, केंद्रक के पश्च भाग में समीपस्थ सेंट्रियोल पाया जाता है जो निषेचित अंडाणु के विभाजन को शुरू करता है। ठीक है गाइस, केंद्रक के जो पश्च भाग में जो है समीपस्थ सेंट्रियोल पाया जाता है जो निषेचित अंडाणु के विभाजन को शुरू करता है। ठीक है गाइस, अब चलिए देखते हैं मध्य भाग। सेकंड है मध्य भाग, मिडिल पीस है ना। यह सिर के ठीक पीछे का भाग होता है। इसमें दूरस्थ सेंट्रियोल फ्लैजेलम के आधार्य का कार्य करता है। ठीक है, इसमें अक्षीय तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया का आवरण पाया जाता है। शुक्राणु के प्रचलन में लगने वाली ऊर्जा फ्लैजीलम को देता है। आप सिंपल से भी लिखेंगे कि इस भाग में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो अंडाणुभेदन में जो ऊर्जा व्यय होता है, खर्च होता है, उसको जो है ये पूरा करता है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं सिंपल से शॉर्टकट में। ठीक है गाइस, अब देखते हैं पूंछ। पूंछ का क्या कार्य है। पूंछ यानी कि टेल, यह सबसे पिछला लंबा व पतला भाग होता है। ये तो सिंपल सा है, जो स्ट्रक्चर है वही लिखा है ना। इसकी सहायता से शुक्राणु प्रचलन करता है, जो कि मैंने बताया है ना, ऐसे 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 करके जो है वो तैरता है। ठीक है गाइस, इसके मध्य भाग में अक्षीय तंतु फिलामेंट एक्सिस फिलामेंट पाया जाता है जिसके चारों तरफ एकदम अग्र भाग में माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन शेष भाग में कोशिका द्रव्य का आच्छाद होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य ही आच्छाद होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ये जो है ये फिलामेंट एक्सिस फिलामेंट ये वाला है ना, इसके चारों तरफ क्या बोलता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और शेष भाग में जो है कोशिका द्रव्य जो है आच्छादित होता है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल सा है। सिर के बारे में बता देना है आप लोगों को, फिर ये मध्य भाग, फिर ये टैल। पूछ तो जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही बता देना है, फिर उसमें कुछ कुछ पाया जाता है उसको बता देना, फिर उसके कार्य लिख देना है ना। तो फिर ये हो गया गाइस हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, यानी कि शुक्राणु की संरचना। और ये जो है गाइस क्लास 12th में आता ही आता है। 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जो है ये आ सकता है। तो फिर ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।